नमस्कार, मैं डॉक्टर शिल्पा यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज, बीकानेर। आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम साइकस में फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स यानी स्त्री जनांग के बारे में अध्ययन करेंगे। साइकस के जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं वो कोन में अरेंज्ड नहीं होते। एक कॉम्पैक्ट कोन जैसा मेल कोन हमने पढ़ा, उस प्रकार का स्ट्रक्चर नहीं होता। यहाँ पर जो मेगास्पोरोफिल्स हैं वो स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं एक्रोपीटल सक्सेशन में स्टेम की एपेक्स पर। साइकस में जो नर शंकु हैं उनकी भांति स्त्री शंकु सहत नहीं होता। इसमें गुरु बीजाणु पर्ण स्तंभ के शीर्ष पर सामान्य एवं शल्क पर्णों के बीच अग्राभिसारी क्रम में उत्पन्न होते हैं। जो मेगास्पोरोफिल्स हैं वो हर साल एवरी ईयर फोलियस लीव्स की तरह ही प्रोड्यूस होते हैं, पर इनका जो नंबर होता है वो फोलियस लीव्स से काफ़ी ज़्यादा होता है। हर साल वो फोलियस लीव्स के सक्सेसिव वर्ल्स के बीच में अपनी पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं, पर इनके ग्रोथ से फीमेल जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसकी ग्रोथ से शूट एपिकल मेरिस्टेम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं होता। इसलिए फीमेल जो प्लांट है उसकी ग्रोथ हमेशा मोनोपोडियल ही रहती है। जबकि हमने मेल कोन में पढ़ा था कि मेल कोन जो है वो शूट एपिकल मेरिस्टेम का जो ग्रोथ है वो मेल कोन में होने लगती है। इस वजह से जो लेटरल बड है वो अब फोलियोस लीव्स को ग्रो करने का काम करती है, उनकी ग्रोथ का काम करती है, और इस कारण से मेल जो प्लांट है वो उसकी ग्रोथ सिम्पोडियल हो जाती है। पर यहाँ फीमेल प्लांट में ऐसी कोई बात नहीं है, वहाँ पर मोनोपोडियल ग्रोथ ही रहती है। एक्सिस जो मेन एक्सिस है वो कंटिन्यू करता है, ग्रो करता है, और फोलियस लीफ और मेगास्पोरोफिल्स को हर ईयर एक क्राउन उनका बना देता है। ये सामान्य पर्णों की भांति प्रतिवर्ष विकसित होते हैं तथा इनकी संख्या सामान्य पर्णों की तुलना में बहुत अधिक होती है। सामान्य पर्णों की भांति गुरु बीजाणु पर्ण भी शिथिल रूप में व्यवस्थित होते हैं और सहज शंकु नहीं बनाते। गुरु बीजाणु पर्णों के विकास से स्तंभ की शीर्षस्थ वृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार की शीर्षस्थ वृद्धि एक लाक्षी कहलाती है। अब जो मेगास्पोरोफिल है वो मॉडिफाइड लीव्स कहलाती हैं, रूपांतरित पत्ती हैं। वो फ्लैट और डोर्सी वेंट्रल स्ट्रक्चर हैं, चपटी और पृष्ठाधार संरचनाएं हैं, 15 to 30 सेंटीमीटर तक लंबी होती हैं। हर एक जो मेगास्पोरोफिल है उसके नीचे एक बेसल स्टॉक होती है और अपर पिन्नेट लैमिना होता है। प्रत्येक गुरु बीजाणु पर्ण पर एक आधारीय छोटी तथा लंबी वृंत व ऊपर पिच्छकी फलक मौजूद होता है। बीजाण यानी कि जो ओव्यूल है वो वृंत के दोनों पार्श्व पृष्ठों पर उत्पन्न होते हैं। ओव्यूल लेटरल साइड ऑफ स्टॉक पर फॉर्म होते हैं और इनका नंबर 2 to 10 तक वेरी होता है। ये स्पीशीज़ डिपेंडेंट है, जैसे कि ये हमारे मेगास्पोरोफिल के चित्र हैं। जो पहला चित्र है वो साइकस रेवोल्यूटा का है। साइकस रेवोल्यूटा में जो गुरु बीजाणु पर्ण है वो 10 से 25 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। इनका ऊपरी भाग पिच्छकी एवं शीर्ष नुकीला होता है। वृंत में 2 से 12 बीजाण 2 पार्श्व पंक्तियों में पाए जाते हैं। गुरु बीजाणु पर्ण की पूरी सतह भूरे रंग के रोमों से ढकी रहती है। साइकस रेवोल्यूटा में मेगास्पोरोफिल 10 to 25 सेंटीमीटर होता है लेंथ में। Lamella of sporophyll is very much dissected and tapers into a point. There are 2 to 4 ovules arranged in 2 lateral rows on the stalk. The megasporophyll is covered by a felt of brown hairs. जो बी डायग्राम आपको दिख रहा है वो साइकस सर्सिनेलिस का है।
इसमें जो मेगास्पोरोफिल है वो लेंसियोलेट, ओवेट टू लेंसियोलेट होता है विद डेंटेट मार्जिन एंड एक्यूमिनेट एपाइसिस। इसकी लेंथ 15 to 20 सेंटीमीटर होती है और ओव्यूल्स का नंबर अप टू 12 पर मेगास्पोरोफिल होता है। साइकस सर्सिनिलिस में गुरु बीजाणु पर्ण 15 से 20 सेंटीमीटर लंबे होते हैं तथा इनके ऊपरी भाग अंडाकार अथवा भालाकार होता है। इनके उपांत दंतुर व शीर्ष लंबार्घ होता है। बीजाणु की संख्या 2 से 4 तक होती है। अब हम बात करते हैं साइकस रम्फाई की। यह 20 to 25 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। ऊपर का पिच्छकी भाग अंडाकार तथा भालाकार होता है। इनका शीर्ष लंबार्घ होता है तथा सतह के ऊपर सघन रोम पाए जाते हैं। ठीक है, तो ओवेट टू लेंसियोलेट है इसमें, और एपाइसिस जो है वो एक्यूमिनेट होती हैं। थिकली कवर्ड बाय हेयर और 6 to 10 ओव्यूल्स आर प्रेजेंट। साइकस बेडुमाई में गुरु बीजाणुपर्ण जो है वो रम्फाई जैसा ही है। देखिए डी जो डायग्राम आपको दिख रहा है, देखिए डी और सी ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। इसमें जो लेंथ है वो 15 to 20 सेंटीमीटर होती है और जो पिन्नेट भाग है, पिच्छकी जो भाग है वो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और 3 सेंटीमीटर वाइड होता है, चौड़ा होता है। इसके उपांत दंतुर व शीर्ष लंबार्घ व नुकीला होता है। इसमें जो इसमें जो मार्जिन्स हैं वो डेंटेड और एपेक्स एक्यूमिनेट एंड पॉइंटेड होता है। लास्ट जो डायग्राम आपको दिख रहा है वो साइकस पेक्टिनेटा का है। साइकस पेक्टिनेटा के अंदर 15 सेंटीमीटर लेंथ होती है और जो पिन्नेट पार्ट है, पिच्छकी भाग है, वो वर्तुल ऑर्बिक्यूलेट और उपांत सूच्याग्री पिच्छकी सबयूलेट पेक्टिनेट होता है। वृंत की जो लंबाई है ऊपरी वर्तुल भाग की लंबाई के बराबर होती है। स्टॉक जो है वो और लैमेला जो है उनकी लेंथ जो है ऑलमोस्ट इक्वल है और 4 to 6 ओव्यूल्स इसमें देखने को मिलते हैं। ये हमने बात की मेगास्पोरोफिल का अरेंजमेंट कैसा होता है और मेगास्पोरोफिल दिखता कैसा है, उसमें किस तरीके के वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। ये 5 स्पीशीज़ जो इंडिया में मौजूद है, उन 5 में हमने मेगास्पोरोफिल के वेरिएशन को देखा। अब हम बात करते हैं इसके ओव्यूल की, बीजांड की। तो ये जो चित्र है जिससे आप देख रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण डायग्राम है। इसकी कई बार आपसे सिर्फ इसका लेबल डायग्राम ही पूछा जाता है। तो पहली बात जो आप बताएंगे वो ये बताएंगे कि इसका ओव्यूल जो है वो ऑर्थोट्रोपस और यूनिटैग्मिक होता है। ऑर्थोट्रोपस का मतलब क्या होता है? ऐसा ओव्यूल जिसमें चलाजा, न्यूसिलस और माइक्रोपाइल तीनों एक ही प्लेन पे हों, तीनों एक ही रेडियस पे हों, एक दूसरे से 180 डिग्री पे हों, तब उसको हम क्या कहते हैं? बीजांड को ऑर्थोट्रोपस या रिजो कहते हैं। और यूनिटैग्मिक से हमारा मतलब है सिर्फ एक ही इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट होता है, एक अध्यावर्णी होते हैं ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंटेग्यूमेंट की। तो जो सिंगल इंटेग्यूमेंट है उसमें 3 लेयर्स होती हैं। इनर और आउटर लेयर तो फ्लैशी होती है और मिडल लेयर स्टोनी होती है। बाह्य व भीतरी पत्ती परतें मांसल हैं और मध्य परत जो है वो अष्टील है। अब आती बात माइक्रोपाइल की। दोनों इंटेग्यूमेंट पूरी तरह से घेरे हुए रहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट को, पर जहाँ पर ये दोनों मिलने चाहिए वहाँ ऊपर मिलते नहीं हैं, तो वहाँ पे जो गैप बनता है उसे हम क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार। और बीजांड द्वार के नीचे ही न्यूसिलर बीक, बीजांड काय चोंच मौजूद होती है। अब ये जो बीजांड काय चोंच है, जब ये डीजनरेट होती है उस समय यहाँ पे क्या बना लेती है? ये विखंडन से क्या बनाती है? पराग कोष्ठ या पोलन चैम्बर बनाती है। आपको दिखाई दे रहा है माइक्रोपाइल के नीचे पोलन चैम्बर है ना। तो न्यूसिलर बीक जब डीजनरेट होएगी या वो जब विघटन होगा उसका, तब वहाँ पे क्या बन जाएगा? पोलन चैम्बर या पराग कोष्ठ बन जाएगा। तो बाहर इंटेग्यूमेंट, उसके बाद न्यूसिलस
और न्यूसिलस के बाद बात करें तो अंदर हमारा फीमेल गैमेटोफाइट मौजूद है। अब ये जो ओव्यूल है वो जब यंग स्टेज में होता है, शिशु अवस्था में होता है, तब ग्रीन कलर का दिखाई देता है। लेकिन जब ये परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो ये लाल या नारंगी कलर का दिखाई देता है, रेड या ऑरेंज कलर का दिखता है। और इसके बाहर जो सतह पर यंग स्टेज में तो रोम मौजूद होते हैं, हेयर्स मौजूद होते हैं प्रोमिनेंट, पर जब ये मैच्योर होता है तब ये हेयर भी लुप्त हो जाते हैं। ठीक है, हेयर भी ख़त्म हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। अब इसके अंदर देखिए ब्लैक ब्लैक जो आपको लाइंस दिख रही हैं, है ना, ये क्या है, वैस्कुलर स्ट्रैंड्स हैं, संवहन पुल हैं। 3 संवहन पुल बीजाणु में प्रवेश करते हैं, 3 वैस्कुलर बंडल एंटर करते हैं। सबसे पहले सेंट्रल या केंद्रीय, सेंट्रल या केंद्रीय जो है वो कहा जाता है बाह्य मांसल व मध्य अष्टल परतों से होता हुआ भीतरी मांसल परत में प्रवेश करता है। सेंट्रल पूल आउटर फ्लैशी और मिडल स्टोनी लेयर से होता हुआ इनर फ्लैशी लेयर में एंटर करता है। और ये कहाँ पहुँचता है, चैलाज़रलैंड में। यहाँ पहुँच कर वो बहुत सारी शाखाओं में डिवाइड हो जाता है, आपको दिखाई दे रहा है ना। तो उसके बाद जो दूसरे 2 संवहन पुल हैं वो अध्यावरण की बाह्य मांसल परतों में प्रवेश करते हैं। प्रत्येक पुल द्विभाजित होता है, जिनमें से एक अपेक्षाकृत स्थूल शाखा बाह्य परत में रहती है तथा पतली शाखा भीतरी परत में जाती है। यह पुल बीजांड के बीजांडद्वारी छोर तक फैलते हैं। ठीक है, क्या होगा कि जो मीडियन वैस्कुलर स्ट्रैंड या सेंट्रल वैस्कुलर स्ट्रैंड है उसके बारे में तो आप पढ़ चुके हैं। अब जो 2 लेटरल वैस्कुलर स्ट्रैंड्स हैं वो डिवाइड होते हैं, 2 डिविजन्स करते हैं, और 1 ब्रांच तो एंटर करती है आउटर फ्लैशी लेयर में और अदर एंटर करती है इनर फ्लैशी लेयर में। ये स्टोनी लेयर में एंटर नहीं करते। ठीक है, तो एक बीच में सेंट्रल या मीडियन है और 2 साइड वाले हैं, 2 लेटरल, 3 वैस्कुलर स्ट्रैंड्स इसमें देखने को मिलते हैं। तो ये इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर है। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल, बीजांड के विकास की। तो सबसे पहले क्या होता है, बीजांड का विकास कहाँ से होता है, व्रंथ पे मौजूद होते हैं, स्टॉक पे मौजूद होते हैं ओव्यूल। तो स्टॉक में के आधार पर ओव्यूल इनिशियल सेल बनती है। ठीक है, प्रारंभिक पृष्ठीय कोशिकाओं से, सुपरफिशियल सेल से क्या बनती है, बीजांड प्रारंभिक कोशिका, ओव्यूल इनिशियल सेल। उसमें रिपीटेटिव डिवीजन होते हैं, पुनरावर्ती डिवीजन होते हैं, और गुरु बीजाणु पर्ण के व्रंत में एक सूक्ष्म उदर उत्पन्न होता है। स्टॉक में क्या बनता है, एक माइन्यूट आउटग्रोथ बनती है। ठीक है, ये जो आउटग्रोथ है ये आपको ए डायग्राम में दिखाई दे रही है, प्रोट्रूबरेंस ऑफ ओव्यूल दिख रहा है। अब क्या होगा, ये जो सेल्स हैं पेरेंटाइमेटस हैं। ठीक है, ये न्यूसिलस बनाती हैं। न्यूसिलस के बाहर क्या होगा, आधारीय कोशिकाएं विभाजित होकर एक अध्यावरण बना लेंगी। ठीक है, जो न्यूसिलस है उसकी जो बेसल सेल्स हैं, जो न्यूसिलस के नीचे जो बेसल सेल्स हैं वो क्या करेंगी, इंटेग्यूमेंट फॉर्म कर लेंगी। तो ये बी डायग्राम में देखिए बेसल सेल से इंटेग्यूमेंट बन गया। उसके बाद क्या हो गया, न्यूसिलस और इंटेग्यूमेंट जो है वो इनिशियली तो दोनों एक दूसरे से फ्री हैं, बाद में वो फ्यूज़ हो जाएंगे, और इंटेग्यूमेंट जब टिप पे पहुंचेगा तो बीच में क्या हो जाएगा, अपर फ्री रीजन ऑफ द इंटेग्यूमेंट फॉर्म्स अ स्मॉल अपर्चर, और इस अपर्चर को हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल। ठीक है, सी में देखिए माइक्रोपाइल बन गया है। और न्यूसिलस की जो बीच में सेल्स मौजूद हैं, डीपली सिचुएटेड सेल्स ऑफ न्यूसिलस डिफ्रेंशिएट इनटू मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, बीजांड द्वार तो बन गया। बीजांड द्वार बनने के बाद क्या होगा, गहरी धंसी हुई कोशिकाएं गुरु बीजाणु मातृ कोशिका का रूप में विभेदित होती है। अब जो सेल मेगास्पोर मदर सेल मतलब गुरु बीजाणु मातृ कोशिका बना रही है, वो सेल क्या करेगी, वो उसमें साइटोप्लाज्म जो होगा डेंस होगा, न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होगा, और साइज क्या होगा उसका, लार्ज। कोशिका द्रव्य सघन
केंद्रक सुस्पष्ट और आमाप अन्य कोशिकाओं की तुलना में बड़ा होगा। अब मेगास्पोर मदर सेल क्या करेगी? रिडक्शनल डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन। डी में देखिए रिडक्शनल डिवीजन हो गया और 4 मेगास्पोर्स बन गए। ठीक है, अब इन 4 मेगास्पोर्स में से जो सबसे नीचे वाला है ना, ये तो क्या करेगा? अपने साइज़ को वैसा ही रखेगा और इंक्रीज़ करेगा, और ऊपर वाले जो तीनों हैं वो क्या हो जाएंगे? अपहासित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डीजेनरेट हो जाएंगे। और इनका काम क्या है? फंक्शनल मेगास्पोर, जो लोअर मोस्ट है ना, वो फंक्शनल मेगास्पोर है, उसको वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, पोषण प्रदान करेंगे। तो ये आपका क्या बना है? ओव्यूल बना है। ठीक है, इंटेगुमेंट, न्यूसिलस, बीच में फीमेल गैमेटोफाइट या मतलब मेगास्पोर जो मौजूद है वो, और ये आपके ओव्यूल का डेवलपमेंट है। ठीक है, धन्यवाद।